नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित और 1952 में प्रकाशित हिंदी का एक विख्यात उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर 1992 में एक फिल्म भी बनाई गई, सूरज का सातवां घोड़ा इसी नाम से। इस उपन्यास में 3 कहानियाँ हैं, एक जमुना की, दूसरी लिली की और तीसरी सत्ती की। ये तीनों कहानियाँ मानिक मुल्ला अपने दोस्तों को सुनाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये तीनों प्रेम कहानियाँ हैं, तीनों की कहानियाँ प्रेम कहानियाँ हैं, लेकिन असल में ये प्रेम कहानियाँ न होकर मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय पात्रों के जीवन की विवशताएँ और उनके दुखों का चित्रण है। हमारे समाज में जाति प्रथा तथा दहेज प्रथा, ये दोनों ऐसी प्रथाएं हैं जो विवाह संस्था को नियंत्रित करती हैं। इन्हीं के आधार पर विवाह रचे जाते हैं, होते हैं। अंत में इसकी परिणति क्या होती है और किस तरह से दुख सहना पड़ता है, इसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। साथ ही धर्मवीर भारती जी ने यह भी चित्रण किया है कि भारतीय समाज में स्त्रियों को अपना निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता और उसके क्या परिणाम होते हैं, इसका चित्रण भी किया है। तो देखते हैं इस उपन्यास का सारांश तथा विशेषताएं। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित लघु उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा की कथा 7 खंडों में विभाजित है। मानिक मुल्ला अपने दोस्तों को हर दोपहर इस तरह 7 दोपहर 7 कहानियाँ सुनाते हैं। उपन्यास का संपूर्ण कथानक एक सूत्र में बंधा नहीं है, बल्कि 7 कहानियों को जोड़कर उपन्यास का कथानक बना है। उपन्यास के प्रमुख पात्र इस तरह हैं: मानिक मुल्ला, जमुना, तन्ना, महेसर दलाल, रामधन तांगेवाला, लिली, सत्ती और चमन ठाकुर। कथानक इस तरह है: मानिक मुल्ला के घर के पास रहने वाली एक चंचल और हंसमुख लड़की जमुना पड़ोस में रहने वाले महेसर दलाल के बेटे तन्ना से प्यार करती थी और तन्ना भी इसे चाहता था। दोनों की बिरादरी एक थी, परंतु विवाह नहीं हो सका क्योंकि तन्ना का गोत्र जमुना की अपेक्षा कुछ नीचे था। जमुना की मां के अनुसार बेटी चाहे अनब्याही रहे पर नीचे गोत्र वाले परिवार से संबंध नहीं बनाएंगे। जमुना के पिता बैंक में साधारण क्लर्क थे। बेटी के दहेज के लिए पैसा खर्च करने की हैसियत नहीं थी, इसलिए जमुना का विवाह एक ऐसे बूढ़े अमीर के साथ कर दिया जाता है जिसकी पहले 2 पत्नियां मर चुकी हैं, परंतु धन संपत्ति बहुत है। पिता के कहने पर जमुना को रोते धोते उस तेहाजू बूढ़े से विवाह करना पड़ता है। इधर तन्ना का विवाह एक धनी की पड़ी लड़की लिली से होता है। वास्तव में लिली और मानिक एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसलिए लिली तन्ना से विवाह करना नहीं चाहती थी, परंतु माता पिता के कहने पर और मानिक के समझाने पर लिली तन्ना से विवाह करती है। पर गरीबी के कारण तन्ना घर की जिम्मेदारियां और खर्चों को पूरा नहीं कर सकता और पत्नी लिली अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वहाँ मानिक का परिचय एक तेज तर्रार किंतु सहज स्वभाव वाली लड़की सत्ती से होता है। दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्रेम है। एक दिन सत्ती को पता चल जाता है कि उसका बूढ़ा चाचा चमन ठाकुर पैसे के लालच में उसका विवाह एक बूढ़े के साथ करने वाला है। तब वह मानिक के भरोसे घर से गहने और रुपए लेकर मानिक के घर आती है और भाग चलने को कहती है, पर मानिक तैयार नहीं होता। धोखे से उसे रोके रखता है और उसके बूढ़े चाचा को सौंपता है। अगली सुबह चमन ठाकुर और सत्ती दोनों गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि सत्ती को मार दिया गया। इस बात से खुद को दोषी मानकर मानिक दुखी होता है, पर अंत में जब सत्ती को जीवित देखता है तो उसे राहत मिलती है। यह संपूर्ण कथानक 7 खंडों में विभाजित है। पहली दोपहर में सुनाई गई कहानी है नमक की अदायगी। ये कहानी है जमुना की। मानिक और जमुना बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। मानिक उसे जमुनिया कहकर चिढ़ाते और जमुना जब तब मानिक के कान उमेटकर और चुटकी काटकर मानिक को परेशान करती। धीरे धीरे जमुना बड़ी होती गई। जमुना के पड़ोस में ही महेश्वर दलाल रहते, जिनके बेटे तन्ना से जमुना की अच्छी मित्रता थी। उनके विवाह की बात चली, परंतु दोनों की बिरादरी एक होने के बावजूद विवाह बंधन में न बन सके क्योंकि तन्ना का गोत्र जमुना की गोत्र की अपेक्षा कुछ नीचे था। फिर भी जमुना माँ को राज़ी कर लेती है, पर पिता के डर से तन्ना नहीं मानता। जमुना मानिक से कहती है, तन्ना ने मुझे आशा में क्यों रखा? अब न मुझे खाना अच्छा लगता है न पीना। जमुना के पिता साधारण क्लर्क थे, दहेज दे नहीं सकते थे, इसलिए कहीं उसकी शादी तय नहीं कर सके। तन्ना के प्रति जमुना के मन में लगाव था और विवाह की बातचीत टूट जाने से उसका दिल टूट गया था। जमुना अपने मन का दुख मानिक के समक्ष प्रकट करती। जमुना ने मानिक से वचन लिया था कि वह इसी प्रकार उससे मिलने आया करेगा क्योंकि उसने जमुना का नमक खाया है
और जो नमक का कर्ज अदा नहीं करता उसे पाप लगता है। मानिक को उसकी बात माननी पड़ी। इसीलिए इस भाग का शीर्षक है नमक की अदायगी। दूसरा भाग अर्थात दूसरी दोपहर की कहानी जमुना से ही संबंधित है, जिसका नाम है घोड़े की नाल। इस कहानी में जमुना का विवाह और वैवाहिक जीवन के प्रसंग है। दहेज के अभाव में उच्च गोत्र के किसी युवक से जमुना का विवाह नहीं हो पाता। फिर उनकी दूर की एक रिश्तेदार आती है रामो बीबी, जो जमुना से अपने भतीजे के विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है। उसका भतीजा उम्र में जमुना के पिता से केवल 4-5 बरस ही छोटा था, जिसकी 2 पत्नियां पहले से मर चुकी थी, परंतु खानदान नामी था। घर में धन संपत्ति बहुत थी। जमुना के पिता इस रिश्ते से नाराज़ थे। तब जमुना की माँ उनसे कहती है गुस्से में, लड़का तिहाजू है तो क्या हुआ, मर्द और दीवार जितना पानी खाते हैं उतना पुख्ता होते हैं। जमुना को उस बूढ़े से विवाह करना पड़ता है। काफ़ी समय तक जमुना की कोई संतान नहीं होती। तब व्रत अनुष्ठान का सहारा लिया जाता है। बीमारी के कारण व्रत के लिए पति साथ नहीं जा सकते थे, इसलिए रामधन तांगे वाले की सहायता लेती है जमुना। रामधन एक और उपाय सुझाता है कि घोड़े के पैर की घिसी हुई नाल की अंगूठी बनाकर चंद्र ग्रहण के समय अगर पहनेंगे तो मनोकामना पूर्ण होती है। तांगे वाला रामधन सुबह पूजा के बहाने जमुना को तांगे में ले जाता, घोड़े की नाल घिस जाती है, उसकी अंगूठी बनवाकर जमुना पहनती है और जमुना को पुत्र प्राप्ति होती है। कुछ ही समय में उसके पति चल बसते हैं। कुछ दिन रोने धोने के बाद जमुना घर बार संभालती है और घर में ही एक कमरा रामधन तांगे वाले को दिया जाता है। स्पष्ट था कि जमुना के बच्चे का बाप रामधन था और पति की मृत्यु के बाद अब रामधन ही घर का मालिक बन बैठा था। तीसरी दोपहर का कोई शीर्षक नहीं है। इसमें कहानी है तन्ना की, वही तन्ना जिसके साथ जमुना विवाह करना चाहती थी। तन्ना की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। पिता महेश्वर दलाल रंगीन मिजाज थे। बच्चों का पालन पोषण करने के बहाने एक औरत को घर में ले आते हैं। वह औरत आते ही घर को अपने नियंत्रण में ले लेती है। तन्ना स्कूल जाने से पहले और आने के बाद घर का सारा काम करता है। वह औरत केवल साज श्रृंगार में व्यस्त रहती। बच्चों के खाने पीने की चिंता उसे नहीं थी। वह बच्चों को ताने और गालियाँ देती, उनकी शिकायत महेश्वर दलाल से करती और बदले में तन्ना को अपने पिता से गालियाँ और मार खाना पड़ता। इसलिए जमुना के परिवार को तन्ना से सहानुभूति थी। इस तरह तन्ना और जमुना के बीच सहानुभूति फिर प्रेम बढ़ता है, परंतु जैसा कि पहले कहा गया दोनों का विवाह नहीं होता। जमुना का विवाह एक बूढ़े धनिक से होता है और तन्ना का विवाह एक धनी की बेटी से। तन्ना रेलवे में नौकरी करता था, फिर भी घर की जिम्मेदारियां और खर्चों को पूरा नहीं कर पाता। पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। इन सब परिस्थितियों में जूझते हुए तन्ना बीमार रहने लगता है। इस बीमारी में ड्यूटी करते हुए वह चलती रेलगाड़ी से गिर पड़ता है और उसके दोनों पांव कट जाते हैं और उसी में तन्ना की मृत्यु होती है। चौथी दोपहर की कहानी है मालवा की युवरानी देवसेना अर्थात लिली की कहानी है। यह लिली वही लड़की है जिसका विवाह तन्ना से हुआ था। लिली और मानिक परस्पर प्रेम करते थे, परंतु मानिक लिली के साथ विवाह करने का साहस नहीं करता। उल्टे उसे समझाता है कि प्रेम किसी को बांधता नहीं लिली, उसे स्वयं को संभालकर परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। अब मानिक की बात मानकर लिली तन्ना के साथ विवाह स्वीकार करती है। पांचवी दोपहर की कहानी का शीर्षक है काले बेंड का चाकू। इसमें सत्ती की कहानी है। वह चमन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति के साथ रहती थी जिसे वह चाचा कहती थी। चमन ठाकुर आर्मी में भर्ती होकर बलूचिस्तान गया था, जहां यह अनाथ लड़की उसे मिली थी। सत्ती साबुन बनाने, काटने और बेचने का काम कर अपने चाचा का पेट पालती थी। सत्ती तेज तर्रार किंतु सहज स्वभाव वाली लड़की थी, जो अपनी चाल ढाल, बातें और स्वभाव से किसी को भी आत्कृष्ट कर लेती थी। परंतु उसकी प्रतिष्ठा आत्मसम्मानी लड़की के रूप में थी, जो कमर में बंधे चाकू से किसी की भी बुरी नज़र का सामना कर सकती थी। मानिक और सत्ती में मित्रता होती है और सत्ती मानिक पर भरोसा करने लगती है। मानिक भी उसके प्रति आकर्षण और प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। एक दिन सत्ती को पता चल जाता है कि उसका बूढ़ा चाचा पैसे के लालच में उसका विवाह बूढ़े महेश्वर दलाल के साथ कराने वाला है। सत्ती मानिक से कहती है कि उसे मानिक और अपने चाकू दोनों पर पूरा भरोसा है। कुछ दिनों बाद सत्ती वहां आकर बताती है कि महेश्वर दलाल ने चमन ठाकुर को 500 रुपये देकर उसे खरीद लिया है। जब वह मानिक के भरोसे अपना चाकू, गहने और रुपए लेकर आती है और भाग चलने को कहती है, तब यह भी कहती है कि
कि अगर नहीं चलोगे तो आज या तो मेरी जान जाएगी या किसी और की। पर मानिक धोखे से उसे रोके रखता है और चमन ठाकुर तथा महेश्वर दलाल को सौंप देता है। लोगों में चर्चा है कि चमन और महेश्वर ने उसी रात सत्ती को मार दिया। छठी दोपहर में कोई कहानी नहीं है, सत्ती की कहानी और उसकी मृत्यु की प्रतिक्रिया है। मानिक स्वयं को सत्ती की मृत्यु के लिए उत्तरदायी मानकर बीमार होता है, पर एक दिन सत्ती और चमन ठाकुर को देखता है। सत्ती की गोद में बच्चा है। मानिक को क्रोध और घृणा से देखती हुई सत्ती वहाँ से चली जाती है। सत्ती को जीवित देखकर और यह देखकर कि बाल बच्चों सहित वह है, मानिक की निराशा दूर हो जाती है। तन्ना की मृत्यु से रेलवे में जो जगह खाली हुई थी वहाँ मानिक को नौकरी मिल जाती है और मानिक सुख से जीवन व्यतीत करता है। सातवीं दोपहर में कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि इन सभी कहानियों का निष्कर्ष है। इन सभी कहानियों को प्रेम कहानियाँ भले ही कहा गया है, परंतु ये सब प्रेम कहानियाँ न होकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन की गाथाएं हैं। इस वर्ग के जीवन में इतने संघर्ष, इतनी कटुता, इतनी लाचारी और इतने समझौते हैं, परंतु इतने घने अंधेरे के बीच कहीं एक झिलमिलाती रोशनी भी है जो आगे बढ़ने, लक्ष्य को प्राप्त करने, विघ्न बाधाओं से लड़ने और व्यवस्था को बदलने का साहस प्रदान करती है। यह साहस, उत्साह और आशा ही सूरज का 7वां घोड़ा है। पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता के रथ का एक संदर्भ है जिसे 7 सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। अंत में मानिक अपने दोस्तों को समझाता है कि जब अन्य 6 घोड़े थके हुए और कमज़ोर हो जाते हैं तो यह 7वां घोड़ा ही होता है जो सपनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें आशा देता है और एक बेहतर भविष्य भी। यह 7वां घोड़ा ही भविष्य का घोड़ा है। जमुना, लिली और सत्ती के बच्चों को ये घोड़ा जीवन के इस रथ को सुखद भविष्य की ओर ले जाएगा। यही संदेश धर्मवीर भारती की किताब को प्रकाशित होने के 71 वर्ष बाद भी प्रासंगिक बनाता है। प्रस्तुत उपन्यास में कई कहानियाँ हैं, मानिक और जमुना की, जमुना और तन्ना की, जमुना और रामधन की, मानिक और लिली की, तन्ना और लिली की, तथा मानिक और सत्ती की। यद्यपि ये कहानियाँ अलग अलग रूप से अलग अलग बैठकों में सुनाई गई हैं, परंतु इनके तार एक दूसरे से जुड़े हैं। एक कहानी दूसरी कहानी से वैसे ही जुड़ी है जैसे पंचतंत्र या हितोपदेश की कहानियाँ। सूरज का 7वां घोड़ा इस उपन्यास में चित्रित समस्याएं। जाति और दहेज प्रथा। भारतीय समाज में जाति और दहेज ये 2 ऐसी प्रथाएं हैं जो विवाह संबंधों की प्रमुख नियामक रही हैं। लेखक ने इन्हीं समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। जमुना और तन्ना परस्पर प्रेम करते हैं, परंतु दोनों का विवाह इसलिए नहीं हो पाता कि तन्ना का गोत्र जमुना के गोत्र की अपेक्षा छोटा है। जमुना के पिता लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए लंबा चौड़ा दहेज जुटाने में असमर्थ थे। जाति, गोत्र, दहेज की यह समस्या इतनी भयंकर है कि जमुना जैसे लड़कियों को बूढ़े के साथ विवाह करना पड़ता है। तन्ना और लिली के शिक्षा तथा मानसिक स्तर और आर्थिक स्तर में बहुत अंतर है, जिस कारण दोनों के बीच तालमेल नहीं हो पाता। इसी तरह जमुना तथा उसके पति की आयु में बहुत अंतर है, जिससे जमुना को अल्पायु में ही वैधव्य का दुख उठाना पड़ता है। यदि समाज के ये बंधन न होते तो इनकी कहानियाँ कुछ और होती। सत्ती भी यदि उच्च कुल की होती तो शायद मानिक और सत्ती के संबंध को मानिक के भाई और भाभी स्वीकार कर पाते और सत्ती को चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल के अत्याचार सहने न पड़ते। स्त्रियों की उपेक्षापूर्ण स्थिति। उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज में स्त्रियों की उपेक्षापूर्ण स्थिति की ओर भी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अब जाहिर है कि ये उपन्यास 1952 में रचा गया, तो तब की परिस्थिति से ये संबंधित है। मध्यवर्गीय समाज में लड़कियों की निजी इच्छा या अनिच्छा का कोई महत्व नहीं होता। जमुना और लिली दोनों को अपनी इच्छाएं मारकर विवाह के लिए तैयार होना पड़ता है। सत्ती के चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वाभिमान है। चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल का वह यथासंभव विरोध भी करती है, मानिक की सहायता लेने का प्रयत्न करती है, परंतु उसका विरोध और प्रयत्न दोनों निष्फल हो जाते हैं। बुद्धिजीवियों की मानसिकता। उपन्यासकार ने मानिक मुल्ला के माध्यम से बुद्धिजीवियों की मानसिकता पर प्रकाश डाला है। जो अशिक्षित हैं उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति अशिक्षा का परिणाम है, ये माना जा सकता है, परंतु मानिक मुल्ला जैसे समझदार और शिक्षित लोगों का क्या करें जो बातें बड़ी बड़ी और क्रांतिकारिता की करते हैं, परंतु कोई भी साहसिक कदम उठाने से डरते हैं। इसीलिए मानिक जमुना के अनमेल विवाह का मूक दर्शक बनता है। लिली से प्रेम करने के बावजूद उसे तन्ना के साथ विवाह करने के लिए राजी कराता है
और सत्ती के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी, आकर्षण तथा प्रेम रखते हुए भी उसकी कोई सहायता नहीं करता, बल्कि उसके साथ विश्वासघात कर उसे चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल को सौंप देता है। उद्देश्य: सूरज का 7वां घोड़ा की सभी कहानियों का अंत निराशा में होता है। जमुना का तन्ना से विवाह नहीं होता, उसके बूढ़े पति का देहांत हो जाता है। तांगे वाला रामधन उसकी स्थिति का लाभ उठाता है। इधर तन्ना और लिली का वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण नहीं है। लिली उसे छोड़कर चली जाती है। तन्ना की मृत्यु होती है। स्वाभिमानी सत्ती का साथ मानिक छोड़ देता है। तो क्या लेखक का उद्देश्य समाज में फैले अंधकार को ही चित्रित करना है, निराशा को ही चित्रित करना है? नहीं, लेखक की आस्था भविष्य के प्रति है। वर्तमान परिस्थितियां चाहे जितनी अंधकारमय हो, चाहे जितनी निराशापूर्ण हो, पर प्रकाश की आशा की जा सकती है, रोशनी की आशा की जा सकती है। इसीलिए कहा गया है, अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंख अब भी साबुत हैं, जो सीना ताने, गर्दन उठाए आगे चल रहा है। वह घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, लिली, जमुना और सत्ती के नन्हे निष्पाप बच्चों का घोड़ा, जिनकी ज़िंदगी अमन चैन की होगी, उसमें ज़्यादा प्रकाश होगा। वही 7वां घोड़ा भविष्य के सपने देता है। उपन्यास के शीर्षक में भी लेखक की यही आस्था और भविष्य के प्रति यही विश्वास स्पष्ट है। विख्यात निर्देशक श्याम बेनेगल ने इस उपन्यास पर इसी नाम से एक फिल्म बनाई, जो 1992 में प्रदर्शित हुई और 1993 में इसे सर्वोत्तम सिनेमा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। विख्यात साहित्यिक अज्ञेय ने इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद द सन्स सेवेंथ हॉर्स इस नाम से किया, जो 1999 में प्रकाशित हुआ। तो यह कथानक और विशेषताएं थी हिंदी का एक कालजयी उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा की। इसी तरह हिंदी साहित्य के अनेक विषयों पर संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।